नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हो रहा है उसने कांग्रेस पार्टी का ग्राफ कहां लाकर खड़ा कर दिया है। और खास तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट यानी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की जो पिछले कुछ महीनों की मेहनत थी, अब वो मेहनत कहां चली गई है, या उसका जो फल मिलने वाला था, पार्टी का जो ग्राफ उससे बदलने वाला था, वो कहां चला गया है। और इसके पीछे आखिर कौन है? क्या हरीश रावत की वजह से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ प्रभावित हुआ है, और अगर हुआ है तो कैसे हुआ है? यही सवाल है और आज इसी पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले कुछ महीने से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस पार्टी का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। धामी सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर और इसके अलावा नकल और बेरोजगारी जैसे मसले, और फिर अंकिता भंडारी जैसे मसलों में सीबीआई की एंट्री ने कांग्रेस को मुद्दा हाथों में ला कर दिया था। कांग्रेस ने बखूबी इसका इस्तेमाल भी किया, और यही वजह रही कि कांग्रेस जो पिछले तकरीबन 9 सालों से सत्ता से बाहर है, वो 10वें साल के में जब चुनाव आने वाले हैं 1 साल बाद, तब ये उम्मीद करने लगी थी कि शायद इस बार वो कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे पाएगी। लेकिन क्या वाकई में फिलहाल जिस तरीके से 27-28 मार्च के बाद कांग्रेस में स्थितियां बदली हैं, क्या अब भी कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस वाकई में इतनी कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है? ये बड़ा सवाल सियासी हलकों में पूछा जा रहा है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आप देखिए तो सबसे बड़ा नाम जो हरीश रावत का निकल के आता है। हरीश रावत को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में 2 धड़े बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि कुछ तो ऐसे धड़े हो गए हैं जो एकदम न्यूट्रल हैं। वो ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस ओर जाएं। वो हरीश रावत के साथ खड़े हों या फिर हरीश रावत के जो अगेंस्ट लोग हैं, या एक तरीके से उनकी आलोचना कर रहे हैं, या फिर उन्हें संन्यास की सलाह दे रहे हैं, उनके साथ वो जाकर खड़े हो जाएं। और इस तरीके से आप कलेक्टिवली देखते हैं तो पार्टी में 3 मत आपको दिखाई देते हैं। एक मत जो किसी भी मत के साथ नहीं है, उसे भी आप जोड़िए तो वो तीसरा मत आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक चेहरा बार बार और एक नाम बार बार चर्चाओं में आता है, वो है हरीश रावत का। सवाल यह है कि क्या वाकई में हरीश रावत राजनीतिक रूप से उत्तराखंड कांग्रेस के लिए अब भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? ये बात बिल्कुल सच है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए और कांग्रेस को सक्रिय बनाए रखने के लिए हरीश रावत बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से, और खास तौर पर 2014 के बाद स्थितियां जिस तरीके से बदली हैं, उन बदली हुई परिस्थितियों में हरीश रावत का राजनीतिक पराक्रम कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसे क्यों कह रहे हैं, इसे समझना आपके लिए थोड़ा आसान बनाएं। दरअसल हम आंकड़ों और परिणामों के आधार पर ये मान रहे हैं कि उत्तराखंड में हरीश रावत का राजनीतिक पराक्रम कम हुआ है। हो सकता है कि आप इसे राजनीतिक प्रभाव के तौर पर देखें और ये माने कि राजनीतिक प्रभाव हरीश रावत का अब भी पूरे कांग्रेस पर, या कहिए कि पूरे राज्य पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन परिणाम और आंकड़े जब राजनीति में देखे जाते हैं तो हरीश रावत बहुत पीछे चले जाते हैं। और जब इतने पीछे जाते हैं तो हम पीछे के कुछ और आंकड़े भी लेकर आए हैं और आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में जो शख्स बहुत प्रभावी होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो चुनावी राजनीति में भी इतना ही आपको परिणाम दिला पाए। और ये बात हरीश रावत पर बिल्कुल सटीक साबित होती है। आपको याद दिलाते हैं अल्मोड़ा के शुरुआती दिनों की बात। शुरुआती दिनों इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हरीश रावत की राजनीतिक सफ़र की वो शुरुआत थी, और उसके बाद जिस तरीके से अल्मोड़ा से उन्होंने अपनी दावेदारी की लोकसभा चुनाव के लिए, और लगातार हार का सामना उनको करना पड़ा। आप याद कीजिए तो 1991 अल्मोड़ा से चुनाव लड़े हरीश रावत, हार गए। ये सीट बीजेपी ने निकाल ली। जीवन शर्मा
ये सीट निकाल कर आए थे। 1996 का दौर आया, फिर हरीश रावत को अल्मोड़ा से ही टिकट मिला, कांग्रेस ने टिकट दिया, हरीश रावत फिर हार गए। बच्चे सिंह यहाँ से बीजेपी के टिकट पर जीत के आए। 1998 फिर चुनाव हुए, अल्मोड़ा से फिर हरीश रावत को टिकट मिला, हरीश रावत फिर चुनाव हार गए, बच्चे सिंह यहाँ से फिर जीत कर आ गए। 1999 में भी कमोबेश यही हुआ, हरीश रावत फिर चुनाव लड़े और परिणाम कुछ ऐसा ही आया। ये लोकसभा चुनाव की बात है। अगर आप याद कीजिए कि 2014 में हरीश रावत चुनाव लड़े थे और जब उन्होंने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था, धारचूला से वो जीत कर आए थे। इसके बाद 2017 में वो विधानसभा का चुनाव लड़े, 2 सीटों से लड़े, हरिद्वार रूरल और किच्छा, दोनों ही सीटों से हार गए। हालांकि किच्छा में उन्होंने बहुत अच्छी टक्कर दी थी और 90-92 वोटों से ही वो हारे थे, लेकिन परिणाम में वो हारे हुए ही दिखे। 2022 का विधानसभा चुनाव आया उत्तराखंड में, फिर चुनाव लड़ा और फिर वो हार गए लाल कुआं से। और लाल कुआं से उनको जिन्होंने हराया वो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थे, लेकिन बहुत बड़ी हार हुई। उसके बाद फिर 2022 से पहले 2019 में ही उनको लोकसभा से भी टिकट मिला था नैनीताल से। अजय भट्ट ने वहाँ भी उनको पटखनी दे दी, लगभग 3.5 लाख के आसपास करीब वोटों से उनको वहाँ पे हरा दिया अजय भट्ट ने। यानी अगर आप कुल देखते हैं तो अब तक एक भी विधानसभा चुनाव हरीश रावत जीतकर आए नहीं है जो उन्होंने कंटेस्ट किया हो। आप धारचूला की बात छोड़ दीजिए अगर तो। और टोटल 13 चुनाव वो लड़ते हैं, जिसमें 5 जीत कर आते हैं और 8 वो हार जाते हैं। ये बात और है कि 3 बार वो अल्मोड़ा जीते भी हैं, 80, 84 और 89। लेकिन हार का आंकड़ा और पिछले कुछ सालों का आंकड़ा उनका ये बताता है, परिणाम बताता है कि उनके चुनावी राजनीति में पराक्रम वाली स्थिति अब बची नहीं है। वो चुनावी स्ट्रैटेजिस्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, रणनीतिकार बहुत अच्छे हो सकते हैं, प्रभावशाली वक्तव्य दे सकते हैं, प्रभावशाली भाषण दे सकते हैं, लेकिन खुद चुनाव लड़े और जीत जाएं ऐसा बहुत मुश्किल है। और ये बात सिर्फ इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि राजनीति में किसी का दौर हमेशा नहीं रहता है। राजनीति में आप जीतते भी हैं और हारते भी हैं, क्योंकि मतदाता बदलते हैं, इश्यूज मुद्दे बदलते हैं, मतदाता का मानस बदलता है। इसके अलावा जिन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है उनकी प्रभावशीलता भी बदल जाती है। और ऐसे में यह ज़रूरी नहीं है कि 80, 84, 89 में जो कैंडिडेट जीत कर आता रहा हो वो 2014, 17, 19, 22 और फिर 2027 में भी चुनाव लड़े और जीत कर आए। हाँ, ये बात और है कि उसकी राजनीतिक रणनीति अच्छी हो सकती है, उन लोगों के लिए, पार्टी के लिए अच्छी रणनीति बना सकता है। ये सारी बातें याद दिलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हरीश रावत की प्रभावशीलता को एक बार फिर से आंकने की जरूरत शायद उत्तराखंड कांग्रेस को पड़ेगी। अब बात एक महत्वपूर्ण जो शायद इस वीडियो के आखिर में हम कर रहे हैं वो ये कि गणेश गोदियाल की पिछले कुछ दिनों की क्या मेहनत अब बेकार साबित हो गई है और कांग्रेस का जो ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ा था अब वो नीचे चला गया है। याद कीजिए तो गणेश गोदियाल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और गढ़वाल से आने वाले इस ब्राह्मण नेता के आने के बाद कांग्रेस ने बहुत अच्छे दिन देखने शुरू किए। जैसा पहले भी हमने अपने कुछ वीडियोस में बताया है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जो अलग अलग गुटों से आते हैं एक ही मंच पर एक ही समय एक साथ अगर नजर आते हैं आपको तो वाकई में यह माना जाना चाहिए कि जो नेतृत्व करता है उनका उसने काम तो किया है, क्योंकि ये धड़े कभी भी कांग्रेस के एक साथ एक समय पर एक मंच पर मौजूद नहीं होते थे। और गणेश गोदियाल ने कम से कम ये कोशिश की थी। और 27 मार्च को जिस तरीके से 27-28 मार्च को जिस तरीके से उन्होंने ज्वाइनिंग कराई 2 पूर्व विधायकों की भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद ये लगने लगा था कि वाकई में कांग्रेस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। और ख़ास तौर पर गढ़वाल में, क्योंकि तकरीबन 41 सीटें विधानसभा की 70 में से यहीं से आती हैं। और अगर कांग्रेस का ग्राफ इन 40-41 सीटों के आसपास तेजी से बढ़ता था तो ये यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के चुनाव की राह बहुत मुश्किल होने वाली थी। और इस बात को हमने कई बार अपने वीडियोस में कहा भी है
लेकिन पिछले कुछ वक्त से बदले हालात, बदले घटनाक्रम ने कांग्रेस के ग्राफ को यकीनन प्रभावित किया है और ये बेहद तेजी से नीचे की ओर गया है। और अब सबकी नजरें हरीश रावत के राजनीतिक उपार्जित अवकाश से वापस आने या इस अवकाश के बढ़ाए जाने पर अटकी हुई हैं और इसके साथ ही पार्टी के उन रणनीतिकारों पर भी अटकी हुई हैं, चाहे वो प्रदेश संगठन हो या फिर दिल्ली आला कमान हो, कि आखिर इस पूरी जो स्थितियां हैं उनको वो कैसे टैकल करते हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं। क्योंकि 2027 का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो कम से कम इस तरीके से रूठने मनाने के खेल के साथ तो आप चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। और अगर रूठने मनाने का खेल यूं ही कुछ दिन और चलता रहा तो यकीन जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जीत उनकी थाली में सजाकर उनको परोसने जा रहे हैं। क्योंकि हैट्रिक की बात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, न वो पैसे से कमज़ोर है न रणनीति से कमज़ोर है, और शासन प्रशासन तो उसके पास ही है फिलहाल। और ऐसे में कांग्रेस के लिए शायद ये खतरे की घंटी है कि अगर उसके बड़े नेता इस तरीके से आपस में उलझेंगे तो 27 की राह कैसे खुलेगी, ये सवाल कांग्रेस के नेताओं को खुद से पूछना होगा। आपकी राय इस पूरे मसले पर क्या है? क्या वाकई में कांग्रेस का ग्राफ पिछले कुछ दिनों में घटा है और क्या ये वापस वहीं पर आ पाएगा जहां से 27 की राह निकलती है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये शो आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ बदलाव चाहते हूं तो ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिर में आपसे एक बार गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति की अंदरूनी खबरों का एनालिसिस आपको यही मिलेगा। नमस्कार।